सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जी के प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। और ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि वेदों की भाषा क्या थी। तो सही जवाब है संस्कृत भाषा। वेदों की जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है, यानी जितने भी वेद लिखे गए हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, यानी बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो वह कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है वो कुशीनगर में हुई थी। अगला प्रश्न है उपनिषदों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो इसका सही जवाब है 108। उपनिषदों की संख्या जो है वो 108 मानी जाती है। अगला प्रश्न है त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है। तो वो है बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, जो कि बौद्ध धर्मों की जो उपदेश है वो त्रिपिटक में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही जवाब है वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जो जन्म है वो वैशाली में हुआ था। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। सही जवाब है बोध गया में हुई थी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया। अगला प्रश्न है शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था। तो इसका सही जवाब है फरीद। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम था फरीद। अगला प्रश्न ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था। तो सही जवाब है शेरशाह सूरी ने कराया था। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है राजधानी परिवर्तन का प्रयोग किस सुल्तान ने किया। तो सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक ने। राजधानी परिवर्तन का जो प्रयोग है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अगला प्रश्न है भूमि माप प्रणाली किसने शुरू की। तो वो शेरशाह सूरी ने शुरू की थी भूमि माप प्रणाली। अगला प्रश्न तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका सही जवाब है गयासुद्दीन तुगलक था तुगलक वंश का संस्थापक। अगला प्रश्न तांबे की मुद्रा चलाने का प्रयास किसने किया। तो वो किया है मोहम्मद बिन तुगलक ने। तांबे की मुद्रा चलाने का जो प्रयास है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया है। अगला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ। तो सही जवाब है 1764 में हुआ। बक्सर का युद्ध हुआ सन 1764 में। अगला प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध कौन थे। तो वो थे मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सिजाउद्दौला। मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय व सिजाउद्दौला थे बक्सर की युद्ध के समय अंग्रेजों के विरुद्ध में। अगला प्रश्न इलाहाबाद की संधि कब हुई। तो वो हुई थी सन 1765 में। इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में। अगला प्रश्न है कि स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया। तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। स्थायी बंदोबस्त जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। अगला प्रश्न है कि महालवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की। तो सही जवाब है होल्ट मैकेंजी ने शुरू की। महालवाड़ी व्यवस्था जो है वो होल्ट मैकेंजी ने शुरू की थी। अगला प्रश्न है रैवतवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित है। तो सही जवाब है किसानों से संबंधित है। रैवतवाड़ी व्यवस्था का संबंध है किसानों से। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का जन्म किस देश में हुआ। तो वो यूनान में हुआ था। लोकतंत्र जो है वो यूनान में हुआ। अगला प्रश्न यूनान के महान दार्शनिक कौन थे। तो वो थे प्लूटो, अरस्तु और सुकरात। ये तीनों थे यूनान के महान दार्शनिक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब, ए बी सी। अगला प्रश्न है रोमन सभ्यता की भाषा क्या थी। तो वो थी लैटिन भाषा। रोमन सभ्यता की भाषा थी लैटिन। अगला प्रश्न है जूलियस सीजर किस सभ्यता से संबंधित थे। तो वो रोम से संबंधित थे। जूलियस सीजर जो थे वो रोम से संबंधित थे। अगला प्रश्न है मध्यकालीन यूरोप में सामंतवाद को क्या कहा जाता है। तो उसे फ्यूडलिज्म कहा जाता है। मध्यकालीन यूरोप में सामंतवाद को फ्यूडलिज्म कहा जाता है। अगला प्रश्न है
क्रूसेड्स किससे संबंधित थे? तो वो धर्म युद्ध से संबंधित थे। क्रूसेड जो थे वो धर्म युद्ध से संबंधित थे। अगला प्रश्न, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो वो अनुच्छेद 14 से 18 से संबंधित है। समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 और 18 से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? तो वो है 448 अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में वर्तमान में 448 अनुच्छेद दिया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे कहा जाता है? तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। भारतीय संविधान के जनक जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस भाग में है? तो वो है भाग 3 में। भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो है वो भाग 3 में दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है अनुच्छेद 21। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो है अनुच्छेद 21 में। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो वो हुई है 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो 1935 को हुई। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसे है? तो वो है भारतीय रिजर्व बैंक को। भारत में नोट जारी करने का अधिकार है भारतीय रिजर्व बैंक को। अगला प्रश्न, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो वो है कृषि के क्षेत्र से। हरित क्रांति का संबंध है कृषि के क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो वो है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है कि भारत में कृषि का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में लगभग कितना योगदान है? तो वो योगदान है 15% का। भारत में कृषि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 15% का योगदान है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो वो है इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो है इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो वो 15% भौतिक भागों में बांटा गया है। भारत की जो मुख्य भूमि को 15% भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो है कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है कंचनजंगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केटू पर्वत भारत के किस भाग में स्थित है? तो वो है भाग पाक अधिकृत कश्मीर में। केटू जो है वो पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है गंगा नदी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है गोदावरी नदी। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी का नाम है गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम है नील नदी। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी नदी जल प्रवाह के अनुसार कौन सी है? तो वो है अमेज़न। विश्व की सबसे बड़ी नदी जल प्रवाह के अनुसार है अमेज़न नदी। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो है एडिस पर्वत श्रृंखला। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम है एडिस पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल देश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका सही जवाब है अंटार्कटिक मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल यानी सबसे ठंडा मरुस्थल। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में है। माउंट एवरेस्ट जो है वो
हिमालय पर्वत श्रृंखला में है। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो सही जवाब है न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो न्यूटन ने दिया था। अगला प्रश्न है न्यूटन का प्रथम गति नियम किससे संबंधित है? तो वो जड़त्व से संबंधित है। न्यूटन का प्रथम गति नियम जो है वो जड़त्व से संबंधित नियम है। अगला प्रश्न है कि संवेग का सूत्र क्या है? तो सही जवाब है द्रव्यमान मल्टीप्लाइड बाय वेग। संवेग का जो सूत्र है वो है द्रव्यमान मल्टीप्लाइड बाय वेग है। अगला प्रश्न है कि न्यूटन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? तो सही जवाब है बल और त्वरण से। न्यूटन का जो द्वितीय गति नियम है वो बल और त्वरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है न्यूटन का तृतीय गति नियम क्या बताता है? तो वो क्रिया और प्रतिक्रिया बताता है। न्यूटन का जो तृतीय गति नियम है वो क्रिया और प्रतिक्रिया बताता है। अगला प्रश्न है जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो सही जवाब है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? तो इसका सही जवाब है बी और सी दर्शाती है, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दर्शाती है। परमाणु संख्या जो है वो प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दर्शाती है। अगला प्रश्न है कि समस्थानिक किसे कहते हैं? तो वो समान परमाणु संख्या पर भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु को दर्शाते हैं समस्थानिक। अगला प्रश्न है कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो सही जवाब है द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल्स टू द्रव्यमान संख्या। अब अगला प्रश्न है कि समभारिक किसे कहते हैं? तो समभारिक कहा जाता है समान द्रव्यमान संख्या को। समभारिक कहते हैं समान द्रव्यमान संख्या को। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी का आधुनिक रूप किसने दिया? तो वो मोसले ने दिया। आवर्त सारणी का जो आधुनिक रूप है वो मोसले ने दिया था। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो वो होती है अंडाणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है अंडाणु। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त नियम किस पर आधारित है? तो वो परमाणु संख्या पर आधारित है। आधुनिक आवर्त नियम जो है वो आधारित है परमाणु संख्या पर। अगला प्रश्न है प्रोटीन संश्लेषण किस अंग में होता है? तो वो राइबोसोम में होता है। प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रख लेना है। नेक्स्ट है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो वो माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस जो है वो माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है सीपीयू के मुख्य भाग कौन से हैं? तो वो है एएलयू और सीयू। एएलयू और सीयू है कंप्यूटर के यानी सीपीयू के मुख्य भाग। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो वो है शुक्राणु। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु। अगला प्रश्न है एएलयू का पूरा नाम क्या है? तो उसका पूरा नाम है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का पूरा नाम है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधों में भोजन निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अगला प्रश्न है सीयू का पूरा नाम क्या है? तो उसे कहते हैं कंट्रोल यूनिट। सीयू का पूरा नाम है कंट्रोल यूनिट। अगला प्रश्न प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है सीपीयू को कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है वो सीपीयू को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आरएम रैम का पूरा नाम क्या है? तो उसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है आरएम रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो वो अस्थायी मेमोरी है। आरएम रैम जो है वो एक अस्थायी मेमोरी होती है। अगला प्रश्न ओलंपिक खेलों का ध्वज किस रंग का होता है? तो वो होता है सफ़ेद रंग का। ओलंपिक खेलों का जो ध्वज है वो सफ़ेद रंग का होता है और इस तरह से उसमें छल्ले बने होते हैं। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक का शुभंकर क्या कहलाता है? तो उसे मॉस्कॉट कहते हैं। ओलंपिक का शुभंकर कहलाता है मॉस्कॉट। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों की मशाल कहाँ जलाई जाती है?
तो वो ओलंपिया में जलाई जाती है। ओलंपिक खेलों की जो मशाल है वो ओलंपिया में जलाई जाती है। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट का जनक किस देश को कहा जाता है? तो उस कहते हैं इंग्लैंड को। क्रिकेट का जनक कहा जाता है इंग्लैंड को। अगला प्रश्न, क्रिकेट में एक ओवर में कितनी गेंदें होती है? तो वो होती है 6 गेंदें। क्रिकेट के खेल में एक ओवर में 6 गेंदें होती है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है 22 गज। क्रिकेट में पिच की जो लंबाई है वो होती है 22 गज। अगला प्रश्न है, गीतांजलि के लेखक कौन है? तो सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर है गीतांजलि पुस्तक के लेखक। और गीतांजलि पुस्तक के लिए ही उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, गीतांजलि पुस्तक के लिए। और रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय और प्रथम एशियाई थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, गोदान उपन्यास किसने लिखा है? तो वो है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है गोदान पुस्तक। अगला प्रश्न है, कामयानी के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जय शंकर प्रसाद है। कामयानी के लेखक है जय शंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत भारती के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के लेखक है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक माने जाते हैं विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो उसका सही जवाब है तुलसीदास। रामचरितमानस के लेखक है तुलसीदास। अगला प्रश्न, पद्म पुरस्कारों में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो वो है पद्म विभूषण है पद्म पुरस्कारों में सर्वोच्च पुरस्कार। अगला प्रश्न है, पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो उसे खेल में भी देते हैं, साहित्य में भी और कला में भी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उपयुक्त सभी में देते हैं पद्मश्री पुरस्कार। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार किस श्रेणी का सम्मान है? तो पद्म भूषण पुरस्कार जो है वो द्वितीय श्रेणी का पुरस्कार है। अगला प्रश्न, पद्म पुरस्कारों की घोषणा कब की जाती है? तो उसे गणतंत्र दिवस के समय में की जाती है। पद्म पुरस्कारों की जो घोषणा है वो गणतंत्र दिवस के समय होती है। अगला प्रश्न है कि पद्म पुरस्कारों का वितरण कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति। पद्म पुरस्कारों का जो वितरण है वो राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण पुरस्कार किस श्रेणी का सम्मान है? वो द्वितीय श्रेणी का सम्मान है पद्म विभूषण। याद में से रख लेना है क्योंकि पहले नंबर पे तो भारत रत्न है जो प्रथम श्रेणी का पुरस्कार है। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया? तो वो है स्वीडन का केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार स्थापित किया है। नेक्स्ट, भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर थे। भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार में क्या दिया जाता है? तो उसमें पदक, प्रमाण पत्र और धनराशि। पदक, प्रमाण पत्र व धनराशि दिया जाता है नोबेल पुरस्कार में। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? तो वो मिला था साहित्य के क्षेत्र में। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला साहित्य के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? तो वो मिला है भौतिकी के क्षेत्र में। सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला सन 1930 में मिला था उन्हें, उनकी खोज रमन प्रभाव के लिए। अगला प्रश्न है कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? तो वो मिला है शांति के क्षेत्र में। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला था शांति के क्षेत्र में। अब अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो हम हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं हर साल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो हम स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर मनाते हैं 12 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 31 अक्टूबर के दिन हम हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है?
तो इसका सही जवाब है कि 13 फरवरी को हम हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं सरोजिनी नायडू जी के जयंती के अवसर पर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस घटना से संबंधित है? तो वो रमन प्रभाव की खोज से संबंधित है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो रमन प्रभाव की खोज से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 28 फरवरी को हम हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी विश्व मजदूर दिवस कब मनाते हैं? तो हम 1 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 22 मार्च के दिन हम हर साल विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 7 अप्रैल को हम हर साल विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 7 अप्रैल को हम हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 21 फरवरी के दिन हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम 8 सितंबर के दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है बेंगलुरु में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु में। अगला प्रश्न, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। भारतीय वायुसेना यानी IAF की स्थापना हुई 8 अक्टूबर 1932 के दिन। अगला प्रश्न है भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी का मुख्यालय कहाँ है? तो वो स्थित है नई दिल्ली में। भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास है भारतीय विज्ञान कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? तो वो मुंबई में है। भारतीय नौसेना का मुख्यालय स्थित है मुंबई शहर में। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो वो वॉशिंगटन DC में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित है वॉशिंगटन DC में। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1944 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई 1944 को। अगला प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो वो पेरिस शहर में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है पेरिस शहर में। अगला प्रश्न है WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है जेनेवा शहर में। WTO का मुख्यालय स्थित है जेनेवा में। अगला प्रश्न है WTO का पूरा नाम क्या है? तो वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है ILO का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है श्रमिकों के अधिकार और रोजगार। श्रमिकों के अधिकार और रोजगार है ILO का मुख्य उद्देश्य। अगला प्रश्न है सांगीतिक नृत्य और कथावाचक का मिश्रण किस नृत्य में देखा जाता है? तो वो हम कथकली में देखते हैं। सांगीतिक नृत्य और कथावाचक का मिश्रण जो है हम कथकली नृत्य में देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ओडिसी नृत्य का मूल स्थल कौन सा है? तो वो है उड़ीसा। ओडिसी नृत्य का मूल स्थल है उड़ीसा। अगला प्रश्न है भारत में मुख्य शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो वो है 6। भारत में मुख्य शास्त्रीय नृत्य है 6। अगला प्रश्न है भरतनाट्यम का प्रसिद्ध अंग कौन सा है? तो वो आता है त्रिभंग मुद्रा। भरतनाट्यम का जो प्रसिद्ध अंग है वो त्रिभंग मुद्रा है। अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी में मुखपट और नृत्य का समन्वय किस रूप में होता है? तो वो नाट्य रूप में होता है। कुचिपुड़ी में मुखपट और नृत्य का जो समन्वय है वो नाट्य रूप में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कथकली नृत्य की मुख्य विशेषता क्या है? तो वो है
मुखाभिनय और रंगमंचीय प्रस्तुति। मुखाभिनय और रंगमंचीय प्रस्तुति है कथकली नृत्य की मुख्य विशेषता। अगला प्रश्न है कि नवरात्रि किस देवी के लिए मनाई जाती है? तो वो हम देवी दुर्गा के लिए मनाते हैं। नवरात्रि जो है वो देवी दुर्गा के लिए मनाई जाती है। अगला प्रश्न है ईद अल फितर किस धर्म का त्यौहार है? तो वो है मुस्लिम धर्म का। ईद अल फितर जो है वो मुस्लिम धर्म का त्यौहार है। अगला प्रश्न है क्रिसमस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? तो वो यीशु मसीहा के जन्म दिवस पर मनाया जाता है क्रिसमस का त्यौहार। अगला प्रश्न है गुरु पर्व किसका त्यौहार है? तो वह है सिख धर्म का। गुरु पर्व जो है वो सिख धर्म का त्यौहार है। अगला प्रश्न है लोहरी किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? तो वो पंजाब राज्य का प्रसिद्ध पर्व है लोहरी। याद में रख लेना है, पंजाब राज्य का है प्रसिद्ध पर्व। अगला प्रश्न है पोंगल किस राज्य का मुख्य त्यौहार है? तो वो तमिलनाडु राज्य का मुख्य त्यौहार है पोंगल। याद में रखना है, पोंगल है तमिलनाडु राज्य का मुख्य त्यौहार। अगला प्रश्न है कि सितार किस संगीत में प्रयोग होने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र है? तो वो हिंदुस्तानी संगीत में उपयोग होने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र है सितार। अगला प्रश्न है कि वीण किस संगीत का प्रमुख वाद्य यंत्र है? तो वो कर्नाटक। वीण जो है वो कर्नाटक संगीत का प्रमुख वाद्य है। अगला प्रश्न भारत में भक्ति संगीत का प्रमुख स्वरूप कौन सा है? तो वो है भजन और कीर्तन। भारत में भक्ति संगीत का प्रमुख स्वरूप है भजन और कीर्तन। अगला प्रश्न है ठुमरी किस संगीत शैली से संबंधित है? तो वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली से संबंधित है ठुमरी। अगला प्रश्न है भारत में कबीर पंथ के भजन किस प्रकार के संगीत में गाए जाते हैं? तो वो भक्ति संगीत में गाए जाते हैं। भारत में कबीर पंथ के जो भजन है वो भक्ति संगीत में गाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में गजल संगीत का मूल भाषा कौन सी है? तो वो है उर्दू। भारत में गजल संगीत की जो मूल भाषा है वो है उर्दू। अगला प्रश्न, जैन धर्म के कितने तीर्थकर माने जाते हैं? तो वो है 24 तीर्थकर। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर माने जाते हैं। पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव और आखिरी थे महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है भारत में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो वो है बोध गया। भारत में बौद्ध धर्म का जो प्रमुख केंद्र है वो है बोध गया। अगला प्रश्न है सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब किसका रूप है? तो वो है पवित्र ग्रंथ का। सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब जो वो पवित्र ग्रंथ का रूप है। अगला प्रश्न है कि हिंदू धर्म में प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? तो वो है वेद, उपनिषद और गीता। वेद, उपनिषद और गीता है हिंदू धर्म में प्रमुख ग्रंथ। अगला प्रश्न, इस्लाम धर्म में नमाज कितनी बार पढ़ी जाती है? तो वो 5 बार पढ़ी जाती है। इस्लाम धर्म में नमाज 5 बार पढ़ी जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत में मुस्लिम धर्मावलंबियों की संख्या कितनी है? तो वो लगभग 14.2% है। भारत में मुस्लिम धर्मावलंबियों की जो संख्या है वो 14.2% है। अब अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम कब हुआ? तो वो हुआ था 1951 दिल्ली में। 1951 में हुआ था दिल्ली में। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो वो थी प्रतिभा ताई पाटिल थी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी थी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, भारत की पहली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला रेल मार्ग कब शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ था सन 1853 में शुरू हुआ था भारत का पहला रेल मार्ग। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा था? तो वो था जुहू एयरपोर्ट, मुंबई वाला था भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया? तो सही जवाब है नाइस फोर निप्स ने किया था। फोटोग्राफी का आविष्कार जो है वो नाइस फोर निप्स द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि माचिस का आविष्कार किसने किया? तो वो है जॉन वॉकर नामक वैज्ञानिक ने माचिस का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है कि हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया? तो सही जवाब है राइट बंधु ने किया। हवाई जहाज़ का जो आविष्कार है वो राइट बंधुओं ने किया था। अगला प्रश्न है कि रेल इंजन का आविष्कार किसने किया?
तो सही जवाब है जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। रेल इंजन का आविष्कार किया जॉर्ज स्टीफेंसन ने। अगला प्रश्न है कि रबर का वल्कनीकरण किसने किया? तो वो है चार्ल्स गुडईयर ने किया था रबर का वल्कनीकरण। अगला प्रश्न, पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया? तो सही जवाब है कार्नेनियल डेब्रिल ने किया था। कार्नेनियस डेब्रिल ने किया था पनडुब्बी का आविष्कार। अगला प्रश्न है कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला प्रश्न है एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। अगला प्रश्न है एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला प्रश्न है एआई का फुल फॉर्म क्या है? तो एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं एआई को। अगला प्रश्न है जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? तो उसे कहते हैं वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी है वाईफाई का फुल फॉर्म। सो गाइज आज के इस वीडियो में हमने ऐसे 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, और सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जी के क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।